दोस्तों बीते कुछ दिनों से हमें लगातार बंगाल से हिंसा की कई खबरें आ रही हैं। बहुत से लोगों को इससे मोहम्मद अली जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे याद आ रहा है, या बहुत से लोग इसकी तुलना डायरेक्ट एक्शन डे से कर रहे हैं, जिसका नतीजा था कैलकाटा किलिंग्स, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी और जिससे कलकत्ता खून से लाल हो गया था। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों साल था 1946। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 3 लोगों के कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसका काम था भारत की सत्ता को भारत के लोगों के हाथों में सौंपना। इसका काम था भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत करवाकर भारत की सत्ता को, उसकी बागडोर को भारत के लोगों को सौंपना। दरअसल इस वक्त तक अंग्रेज जो थे वो बैंकरप्ट हो चुके थे, आर्थिक तौर पर उनकी कमर टूट चुकी थी और वो किसी भी हालत में अब भारत में और ज्यादा दिन रहना ही नहीं चाहते थे। अब एक तरफ थी कांग्रेस, जिसमें थे सरदार पटेल जैसे नेता जो चाहते थे एक संयुक्त भारत, वहीं मुस्लिम लीग चाहती थी भारत का बंटवारा और पाकिस्तान। अब 16 मई को कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव ये था कि सारे इंडिया का एक यूनियन बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा और इसके जितने भी प्रोविंसेस हैं, जितने भी प्रांत हैं, उन्हें हिंदू और मुस्लिम आबादी के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, जिसमें ग्रुप ए में वो प्रांत आने वाले थे जिसमें हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मेजॉरिटी में थी। वहीं ग्रुप बी और सी मुस्लिम लीग के अंडर आने वाले थे, जिसमें से ग्रुप बी में था सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब। वहीं ग्रुप सी में आने वाले थे बंगाल और असम। इस प्रस्ताव के लिए जिन्ना मान गए। साथ ही जिन्ना ने ये कहा कि इन प्रांतों को बाद में भारत से अलग हो जाने की छूट मिलनी चाहिए, यानी बाद में अगर ये प्रांत भारत देश से अलग होना चाहें तो इन प्रांतों को इसकी छूट, इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके पीछे जिन्ना की मंशा ये थी कि आगे चलकर जैसे ही ये प्रांत भारत से अलग होंगे, वैसे ही जिन्ना इन प्रांतों को अपने साथ मिला लेंगे पाकिस्तान बनाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस प्लान के अकॉर्डिंग जो यूनियन होती, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती, उसके पास होता सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, यानी सुरक्षा, सूचना और विदेश मंत्रालय, और बाकी के जितने भी पावर्स हैं वो उन प्रोविंसेस के पास होती। कैबिनेट मिशन का दूसरा प्लान ये था कि भारत का बंटवारा हो जाए और पाकिस्तान बनाकर मुस्लिम लीग को दे दिया जाए। अब कांग्रेस ने फिलहाल प्लान ए को मान लिया, पर ग्रुपिंग वाली जो बात थी, ग्रुप ए बी सी वाली, वो कांग्रेस को कुछ खास समझ में नहीं आई, क्योंकि ग्रुपिंग को मान लेने का मतलब था एक तरह से पाकिस्तान के अस्तित्व को मान लेना, पाकिस्तान की मांग को मान लेना। क्योंकि उस समय के जितने भी बड़े नेता थे वो जानते थे कि आज नहीं तो कल जिन्ना इन प्रोविंसेस को अपने साथ मिला ही लेगा और देश के टुकड़े हो ही जाएंगे। फिलहाल के लिए कांग्रेस ने प्लान ए को मान लिया। दरअसल हमारे जो सरदार पटेल थे, इन्होंने कैबिनेट मिशन से बात कर ली थी और इन्होंने कांग्रेस के अपने साथियों को ये समझाया कि अगर कांग्रेस 16 मई के प्लान ए को मान लेती है तो अंग्रेज जो ग्रुपिंग की शर्तें थीं उन्हें छोड़ देने के लिए तैयार थे। पटेल जी का ये कहना था कि अभी हमें इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए और ग्रुपिंग की शर्तों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा मकसद, हमारी प्राथमिकता है कांग्रेस को सत्ता में लाना और मुस्लिम लीग को किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करने से रोकना। फाइनली 16 मई के प्लान को कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस ने मान लिया। जिन्ना ने इसका विरोध किया, पर कैबिनेट मिशन ने ये कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया जाए, क्योंकि जिन्ना इससे पहले 16 मई के इस प्लान को अपनी मंजूरी दे चुके थे, जिसके बारे में हमने अभी जाना भी था। अब जिन्ना की बौखलाहट और असलियत सबके सामने आ जाने वाली थी। दरअसल जिन्ना ने यह सोचा था कि प्लान ए के मुताबिक वो बाद में आगे चलकर इन प्रोविंसेस को, जो प्रोविंसेस थे ग्रुप बी और सी के, उन्हें अपने साथ मिला लेंगे, या फिर ग्रुप ए के प्रोविंसेस को भी, और अगर प्लान बी माना जाता है तो पाकिस्तान उन्हें वैसे भी मिल ही जाएगा। पर इन दोनों ही प्लान के फेल हो जाने पर जिन्ना की बौखलाहट अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी और अब जिन्ना को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहिए था, भले ही इसके लिए हजारों लाखों लोगों का खून क्यों ना बह जाए। जिन्ना ने कहा कि आइदर अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया,
यानी या तो भारत का बंटवारा होगा या तो भारत बर्बाद होगा। जिन्ना ने मजहब के नाम पर अब लोगों को बरगलाना शुरू किया और जिहाद का ऐलान कर दिया, और इसी का नतीजा था डायरेक्ट एक्शन डे। कहने को तो इस दिन देश भर में हड़ताल करके और काम धाम बंद करके एक तरह से प्रोटेस्ट करना था, पर इसके पीछे जिन्ना की असली मंशा कुछ और ही थी। अब रमज़ान का पवित्र महीना था, 16 अगस्त जुम्मे का दिन था, और सुबह से ही कलकत्ता में मस्जिदों में जो लोग थे, जो मुस्लिम आबादी थी, उनकी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी नमाज के लिए। बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग के थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उन्होंने बंगाल के गवर्नर से कह दिया कि इस दिन 16 अगस्त को बंगाल में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाए। बंगाल के गवर्नर थे फ्रेडरिक बरोज। उनसे कहा कि इस दिन पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाए, और पुलिस को भी इस दिन छुट्टी दे दी गई थी, जबकि पहले से ये खबरें आ रही थी कि इस दिन कलकत्ता में, बंगाल में कुछ बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। अब मुस्लिम लीग ने अपने लोगों से कहा था कि कलकत्ता की हर मस्जिद में 3-3 लोग जाएंगे मुस्लिम लीग के, और जो वहाँ की मुस्लिम आबादी है उस मस्जिद में, उन्हें समझाएंगे कि मुस्लिम लीग का प्लान क्या है, मुस्लिम लीग की सोच क्या है। अब उन मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या समझाया मुस्लिम आबादी को, ये तो वही जाने, क्योंकि इसके बाद जो हुआ कलकत्ता में, उसे आज भी कलकत्ता नहीं भूल पाया है। प्लान के मुताबिक बंगाल में जगह जगह मुस्लिम आबादी को इकट्ठा करना था, जुलूस निकालने थे, और उसके बाद ये सारी मुस्लिम आबादी जो जुलूसों में, रैलियों में शामिल हुई थी, उन्हें किसी एक जगह पर इकट्ठा करना था। अब जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे, ये सारी मुस्लिम आबादी जो थी, ये ऑक्टलॉनी मॉन्यूमेंट, जिसे आज शहीद मीनार कहते हैं, वहाँ पर इकट्ठा हुई। कहते हैं कि ये जो पूरी मीटिंग थी, ये जो सम्मेलन था, मजमा था, इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी बड़ी सभा मुस्लिमों की बंगाल में इससे पहले नहीं हुई थी। कहते हैं कि इसमें 30,000 मुस्लिम शामिल थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि लगभग 1 लाख तक मुस्लिम्स इस पूरे सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस वक्त तक ये सिर्फ एक बड़ी सभा जैसी नज़र आ रही थी, पर फिर हुआ ये कि गाड़ियों में भर भर कर हथियार आने लगे। लाठी, डंडे, लोहे की छड़ें, तलवारें, ये सब लोगों के हाथों में नज़र आने लगे। 2 बजे तक मीटिंग शुरू हुई, पर सुबह से ही छुटपुट हिंदू मुस्लिम विवाद की जो खबरें थीं, ये उन मोहल्लों से आने लगी थीं जहां पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, यानी हिंदू मोहल्ले एक तरह से जिन्हें कहा जा सकता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, और आम मुस्लिम जनता के बीच जो मुस्लिम लीग के दंगाई थे, उनके हाथों में अब हथियार दिखाई देने लगे थे। उस भीड़ में तनाव तब शुरू हो गया जब ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो मुस्लिम लीग के थे और जो आगे चलकर पाकिस्तान के गवर्नर बने, उन्होंने ये कह दिया कि आज सुबह से ही मुस्लिमों पर ही कलकत्ता में हमले हो रहे हैं, और मुस्लिम अगर हमला कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ अपने बचाव में हमला कर रहे हैं। ये सुनना था कि भीड़ में तनाव, एक तरह की डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। ऐसी बात उस भीड़ के सामने कह देना जिसमें ज़्यादातर इलिटरेट लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एक तरह से लोगों को भड़काना था। इसी के साथ और भी कई तरह के भाषण वहाँ पर दिए जाने लगे। आखिरकार वही हुआ जो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। हिंदू मोहल्लों पर हमले शुरू हुए, हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, उनकी हत्याएं की गईं, हिंदू औरतों के बहुत बड़े लेवल पर बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं हुई, और ये सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहते हैं कि मुस्लिम लीग के जो दंगाई थे, जो गुंडे थे, वो गाड़ियों से भर भर आते, हथियारों से लैस, और हिंदुओं की दुकानों को लूटते, उनकी हत्याएं करते, और उनकी औरतों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या करते जाते। इसके विरोध में गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय जी आए, जिन्होंने भारत जातीय वाहिनी की शुरुआत की, और मुस्लिम लीग के जो गुंडे थे, जो दंगाई थे, उन्हें हथियार के साथ उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया। बाद में मुस्लिम लीग के मुजीबुर रहमान वगैरह आए, और उन्होंने गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय से शांत हो जाने की दरख्वास्त की। आखिरकार कलकत्ता में आर्मी भेजी गई, पर इसका भी कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। 21 अगस्त को बंगाल में वाइसरॉय शासन शुरू हुआ, और 22 अगस्त तक मामला जो है वो शांत होने लगा। पर इस वक्त तक पूरे कलकत्ता में लाशों का अंबार लग चुका था।
हर तरफ सड़कों में, नालियों में, हर तरफ लाशें देखी जा सकती थी। एक बहुत बड़े लेवल पर हिंदू औरतों का रेप हुआ था, गैंग रेप हुए थे और फिर उन औरतों की हत्या कर दी गई थी। लाखों लोग कलकत्ता से पलायन कर गए और ये जो दंगे थे ये बाद में देश के दूसरे हिस्सों तक भी फैले, जैसे पंजाब या बिहार। और सबसे भयानक इसका जो नतीजा था वो था नोआखाली के दंगे, जो आज बांग्लादेश में है। नोआखाली के दंगों में जो नोआखाली एरिया है उसमें हिंदुओं को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, कह सकते हैं पूरी तरह से हिंदुओं की आबादी को खत्म कर दिया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे पे कलकत्ता में जो हत्याएं हुई थी, जिन्हें हम कैलकाटा किलिंग्स भी कहते हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उसमें 4000 लोगों की मौत हुई थी। पर उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके आंकड़े मानना मुश्किल है। आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें। और उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप सब अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। टेक केयर। जय हिंद।